डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत का एक छोटा पड़ोसी देश जो मालदीव है, पिछले काफ़ी समय से भारत के साथ इसके जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टकराव दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा था। लगातार मालदीव जो है चीन की राह पर चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा घटित हुआ है कि मालदीव जो है उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो फिर से भारत के खेमे की तरफ अब आने को तैयार है ना। तो भारत के प्रधानमंत्री को मालदीव बुलाया गया है, जो है कहीं ना कहीं पे चीफ गेस्ट के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया है। मालदीव अभी जो है 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसी सिचुएशन में भारत के पीएम को बुलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। जो मालदीव लगातार चीन के खेमे में जा रहा था, जो मालदीव लगातार चीन से करीबी होने की बातें कर रहा था, उसका एकदम से यू टर्न लेना अपने आप में बहुत सारी चीजों को खड़ा करता है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और यह भी देखेंगे कि मालदीव भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 1965 के आसपास जो है मालदीव जो है ब्रिटेन से आजाद हुआ था। और वहां से आजाद होने के बाद अगले 3 साल में ही मालदीव जो है एक इस्लामिक गणतंत्र के तौर पर उसने अपने आप को स्टेब्लिश किया था, है ना। तो इस्लाम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मालदीव की लोकल पॉलिटिक्स में भी। 2008 तक आते आते इस्लाम को राजकीय धर्म के तौर पर भी मालदीव ने अपना लिया था। तो मालदीव में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये जो आप फेस देख पा रहे हैं ये है मोहम्मद मुइजू, है ना। जब ये सत्ता में आते हैं और आने के बाद भारत के साथ रिश्तों में जो है कड़वाहट शुरू हो जाती है। और ये इवन भारत विरोधी रुख अपनाकर ही जीतते भी हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से मालदीव जो है लगातार जो है धीरे धीरे चीन की तरफ जाता रहा, है ना। और बहुत ज्यादा टकराव भी देखने को मिला था। आप लोग जानते होंगे वो मैटर भी, जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे तो मालदीव में इंडिया बाइकआउट का कैंपेन शुरू हो गया था, है ना। थोड़ा इंडिया को लेकर चीजें, और इंडिया के अंदर बाइकआउट मालदीव का कैंपेन भी शुरू हो गया था। इस तरह की चीजें दोनों देशों ने फेस की हैं पिछले कुछ समय से। मालदीव के इसी राष्ट्रपति ने कह दिया था भारत को कि 10 मई के बाद, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, कि 10 मई के बाद भारत का कोई भी सैनिक, चाहे वो यूनिफॉर्म के तौर पर हो या सिविलियन ड्रेस में हो, मालदीव की धरती पर नहीं रहेगा। यह वादा उन्होंने वहां की लोकल जनता से या स्थानीय लोगों से किया था। तो इस तरह की चीजें हुई। मालदीव ने चीन के साथ लगभग लगभग 20 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया फ्रेंडशिप ब्रिज के तौर पर। उसको लेकर भी भारत को चिंता थी। मालदीव ने अगले 50 साल के लिए अपना एक जो द्वीप है वो चीन को जो है लीज पर दे दिया है। लगातार इस तरह की चीजें हुई। और इवन इनके जीतने के बाद भी इन्होंने जो पहली यात्रा की वो चीन के की, है ना। उसके बाद यूएई गए, या उसके साथ उसी टाइम पीरियड में तुर्की भी गए। आपको पता है ये वो देश हैं, जैसे मान लीजिए यूएई के साथ तो भारत के ठीक ठाक रिलेशन है, लेकिन तुर्की और चीन जो हैं भारत के पक्ष में नहीं रहते हैं। तो वहां ऐसे देशों में जाना और भारत को थोड़ा सा नजरअंदाज करना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों का संकेत दे रहा था। अब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मालदीव ने या मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है अपने 60वें जो है स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर, है ना। तो मालदीव में एकदम से बदलाव इस तरह का क्यों देखने को मिला है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने मालदीव को डिफॉल्ट होने से बचाया है। मैं आपको एक चीज और याद दिलवा देना चाहता हूं। जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन गए थे तो वहां जाने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे मालदीव एक छोटा देश है ना, सबसे छोटा इस्लामिक देश है मालदीव इस दुनिया में। तो मालदीव ने यह बोला था कि चाहे हम छोटे हैं, लेकिन किसी बड़े देश को हमें धमकाने की मंजूरी नहीं है, या किसी बड़े देश को यह अधिकार नहीं है कि वो हमें धमकाने लगे। हालांकि ये बयान सीधा भारत को टारगेट करके दिया गया था। उसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका रिप्लाई दिया था और कहा था कि धमकाने वाला देश जो है $4.5 अरब की मदद नहीं करता है ना। तो भारत ने मालदीव को $4.5 अरब दिए। मालदीव डिफॉल्ट होने वाला था, लेकिन भारत ने उसको बचा लिया। इसके चलते कहीं ना कहीं पे अपने आप शर्म महसूस हुई मालदीव के राष्ट्रपति को कि भारत तो मुझे बचा रहा है और मैं जो हूं कहीं ना कहीं पे चीन के खेमे में जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। चीन के साथ उसकी कनेक्टिविटी या जो क्लोजनेस है वो अभी भी बरकरार रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जो टकराहट थी भारत और मालदीव के रिश्तों में, वो नरमी अब वहां पर देखने को मिलेगी और भारत उसका बेनिफिट उठा के हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को बेहतर बना सकता है। अब बात यह है कि मालदीव जो है, जैसे मान लीजिए भारत ने उसको डिफॉल्ट होने से बचाया है, चीन से भी मालदीव को पैसा मिलता है, लेकिन आपको पता है चीन जो है एक तो ऋण जाल की पॉलिसी को अपनाता है,
ऊपर से चीन की जो ऋण शर्तें रहती हैं वो काफी ज्यादा सख्त होती हैं। भारत बिना शर्तों के ही लगभग लगभग लोन देता है, हेल्प करता है। ये बात मालदीव और अदर जो पड़ोसी देश हैं उनको अच्छी लगती है। भारत की पड़ोसी पहले की नीति का एक अच्छा प्रयास यहां पर देखने को मिल रहा है कि मालदीव फिर से घर लौट आया है। अब बात यह है कि आगे क्या करने की जरूरत है और भारत के लिए मालदीव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज तो मालदीव की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंद महासागर के हिसाब से सेंटर में है वो, है ना। वहां से सारे ट्रेड रूट्स वहां से निकलते हैं, है ना। लगभग बहुत सारा व्यापार, जो समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो चीन को लेकर कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ी हैं कि चीन मालदीव में सैन्य बेस बना रहा है। तो अगर ऐसा चीन ने वहां पर ऐसा कर लिया तो भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण के नजरिए से ये चीज काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है ना। तो उस लिहाज से भी जो है मालदीव इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हिंद महासागर या इंडो पैसिफिक के बीच में चीन को कंट्रोल करने के लिए या चीन को नियंत्रित करने के लिए मालदीव की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए या नजर रखने के लिए मालदीव एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है ना। तो उस नजरिए से भी हमें मालदीव की जरूरत है। और तीसरी चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी है तो हमें पड़ोसी पहले की नीति को धरातलीय स्तर पर लागू करना है। उस नजरिए से भी या उस संदर्भ से भी मालदीव ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब बात यह है कि मालदीव के साथ थोड़ा सा टकराव हमारा किस चीज को लेकर हुआ था। लक्षद्वीप में आपको पता है कि सरकार जो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस तरह के द्वीपों को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप करने का काम करना जो है कर रही है। सरकार ये चाहती है कि भारत के बहुत सारे लोग जो हैं घूमने के लिए अदर कंट्रीज में जाते हैं, जिसके चलते राजस्व का नुकसान होता है। तो क्यों ना भारत के द्वीप जो हैं, जो उस तरह की लोकेशन या ज्योग्राफी चीजों को शेयर करते हैं, उनको ही इस तरीके से डेवलप कर दिया जाए। और आप देख सकते हैं मालदीव का ही दूसरा रूप बन चुका है लक्षद्वीप अब, है ना। अंडमान निकोबार आप देखेंगे किस तरीके से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप किया गया है। तो सरकार तो अपने एजेंडे में काम कर रही थी कि चलो भारत में रेवेन्यू रुके, भारत का पैसा भारत में ही खर्च हो, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इस चीज को लेकर लक्षद्वीप को ये लगा कि भारत सरकार उसको टारगेट करना चाह रही। आप जानते होंगे, आप हैरान होंगे इस बात को लेकर कि चाहे मालदीव ने कोई भी रास्ता अपनाया पिछले समय में, लेकिन सरकार बहुत संयमित तरीके से मालदीव को कुछ खास बोली नहीं। हम वेट करते रहे कि आज ना कल मालदीव को अपनी गलती का एहसास होगा, आज ना कल मालदीव को महसूस होगा कि भारत से बेहतर विकल्प उसके लिए नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी 100% की बातें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि सुबह का भूला अगर घर वापस लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। सरकार अब एक अच्छा कदम उठा सकती है मालदीव को थोड़ी बहुत और फाइनेंशियल सपोर्ट करके। उसके अलावा आपको पता है कि ग्रेटर माले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, भारत सरकार उसको वहां पर रन कर रही है मालदीव में। ये जो प्रोजेक्ट है चीन की बीआरआई परियोजना को काउंटर करने के लिए, है ना। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव के डेवलपमेंट में हम लोग सपोर्ट करें। ये वही भारत देश है जिसने मालदीव को जब पानी की जरूरत पड़ी थी तो सबसे पहले भारत ने ही सपोर्ट किया था। तो उन सारी चीजों का थोड़ा सा लाभ अब भारत को उठाना चाहिए। सुरक्षा के नजरिए से हमें मालदीव को अपने पाले में रखना ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।